हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आकार आई इसके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। इसका नाम G20 है और G20 से जो जुड़े डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, वो आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। इस वजह से इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसकी प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है दोस्तों कि आज की जो दुनिया है वो फ्रैक्चर्ड है। ग्लोबल इंटरेस्ट से आगे बढ़ते हुए लोग अब पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब भारत को इसकी सदस्यता मिलती है, यानी कि भारत को जब इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है, तो भारत कहीं ना कहीं अपने जो इंटरनेशनल वैल्यूज हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवता के जो पैरामीटर्स हैं, विदेश नीति में जो जो बहुपक्षीवाद के संदर्भ में जो भारत की रुचि है, प्लस मानवतावादी विश्व राजनीति की तरफ जो हमारी बढ़ने की कोशिश है, उन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जो गरीबी, बेरोजगारी, समतावादी समाज न बन पाने की जो समस्या है, उन सब समस्याओं को देखते हुए, और जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो नैरेटिव आजकल चल रहा है, उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए इस G20 सम्मेलन की अध्यक्षता में भारत अपने हितों को, अपने क्षेत्रीय हितों को, साथ ही जो ग्लोबल कंसर्न है, जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन इत्यादि, उन सबको ध्यान में रखते हुए बात करने की कोशिश करेगा। उन सभी मुद्दों पर जहां पर दुनिया बटी हुई है, पूर्व बनाम पश्चिम की बातें होती हैं, ग्लोबल जो है ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, डीग्लोबलाइजेशन की बात होती है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात होती है, प्रोटेक्शनिज्म की बात होती है, संरक्षणवाद की बात होती है। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत जो एक मध्यम मार्गी विचारधारा को अपनाने वाला राष्ट्र है, बुद्धा की धरती है, वो देश किस तरीके से एक तरीके का मतलब विकासशील देशों बनाम पूंजीवादी देशों के बीच में कैसे कोरिलेशन, कैसे वैचारिक सामंजस्य स्थापित कर सकता है, और उस विचारधारा को बनाए रखने, उस विचारधारा की क्रियान्विति में कितना सक्सेस या कितना सफल हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाभदायक है। अगर आप बात करते हैं, इस वीडियो के दो तौर तरीके हैं। इसको मैंने दो संदर्भों में बताया है। एक, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो जो ग्लोबल कंसर्न है, ग्लोबल चुनौतियां हैं, जिन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आपकी समझ होनी चाहिए, उन पर आप एक जो है विचार सुनिश्चित कर पाएंगे। साथ ही जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज या स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य परीक्षा में ये वीडियो मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज के इस जो वीडियो है, इसकी जो थीम है, ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी एंड इंडियाज गिविंग कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। ठीक है, अब ये कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर की जो बात है कि जो विश्वास दुनिया में आएगा भविष्य के संदर्भ में, उसका क्या मतलब है। देखिए, भारत एक पक्षीवाद, ठीक, का समर्थन कभी नहीं करता था। भारत शीत युद्ध के बाद या शीत युद्ध के दौरान भी कभी भी किसी भी एक खेमे में नहीं गया। भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर रहा। ठीक, तो ऐसे में भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि भारत यूनिपोलर ना होकर मल्टीपोलर हो, बहुपक्षीवाद हो। ठीक, क्योंकि बहुपक्षवाद होने में या बहुपक्षवाद होने का मतलब क्या, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया साझी विरासत के साथ काम करे। ठीक, एक ग्लोबल कॉमन जो है लोगों के कंसर्न हो, ग्लोबल कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जिसमें हम मदद करें। आप देखते हैं कि भारत जो इंटरनेशनल एरेना में ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू पर बहुत कोशिश करता है, चाहे तो सीरिया और में अभी जाई प्रॉब्लम्स हो, या यूक्रेन का मामला हो, या फिर आप दुनिया के अन्य देशों की समस्याओं को देखिए, भारत जितना संभव है उतनी संभव मदद करता है। भले ही भारत आज इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, उसके बावजूद भी भारत की जो चिंताएं हैं, भारत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके प्रति भारत अकाउंटेबल होना चाहता है, हो रहा है। इस तरह से आप अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में मोरालिटी को देखेंगे, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप नैतिकता के आयाम को देखेंगे, या एक कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल नेशन का जो कैरेक्टर है वो इंडिया में, वो इंडिया के अंदर समाहित है। इंडियन लीडरशिप में वो
बसा है, रचा है। ठीक, ऐसे में जो भारत को जब ये प्रेसिडेंसी मिल रही है तो भारत ग्लोबल कंसर्न को जो है मेन पटल पर रखना चाहता है और उसकी बात करना चाहता है। इसलिए भारत कहता है कि हम संशोधित बहुपक्षवाद की बात करेंगे, रिफाइंड मल्टीलेटरलिज्म की बात करेंगे। यह संशोधित बहुपक्षीवाद का क्या मतलब है कि दुनिया में कोई भी एक वर्ग या कोई भी एक विचारधारा या किसी भी एक कॉन्टिनेंट की एक विचारधारा पूरी दुनिया पे न थोपी जाए। यानी कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है मल्टी जो है बहुपक्षवाद को लेकर, वो विचारधारा ना काम करे, बल्कि जो रियल जो बहुपक्षवाद है, वास्तविक बहुपक्षवाद है, उसी को संशोधित बहुपक्षवाद कहा जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया की साझी सहभागिता सुनिश्चित हो। जिस तरीके के क्लाइमेट चेंज, हंगर, माइग्रेशन, पॉवर्टी, कैपिटलिज्म की जैसी जो चुनौतियां हैं, ठीक कोविड-19 जैसी जो चुनौतियां हैं, उनसे दुनिया जब लड़ रही है और रूस और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो वार चल रहा है, उससे जो दुनिया लड़ रही, तो दुनिया कहीं बहुत ज्यादा बटी हुई है। इसलिए भी बटी है क्योंकि सब अपने कॉमन उद्देश्यों को पूर्ति में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि अपने निजी हितों या समूह के हितों के उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं। आप सभी को पता है कि G20 की जो स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई थी। लेट 1990s में जिस तरीके से इकोनॉमिक चुनौतियां, इकोनॉमिक कंसर्न उभरे थे या इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसको ध्यान में रखते हुए 1999 में 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। G20 एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अनौपचारिक संगठन है। इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है, इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है, लेकिन आज ये दुनिया का सबसे ताकतवर मंच है जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता है। उसके अलावा उसके और कई एस्पेक्ट हैं जिसमें जो है G20 काम करता है। इसमें 20 सदस्य हैं, जिसमें 19 राष्ट्र प्लस यूरोपीय यूनियन है। तो इस तरह से अगर सदस्यों की संख्या देखी जाए राष्ट्र के स्तर पर तो काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन इसको G20 का कहने का यही मतलब है कि इसमें 19 मुल्क और जो है यूरोपीय यूनियन शामिल है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसमें 75% से ज्यादा अपनी सहभागिता रखता है। जनसंख्या के स्तर पर देखें तो दुनिया की 60% की लगभग जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है, और जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी 75 से 80% के पास इसी G20 देशों के पास है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ताकतवर, विकसित और विकासशील देशों का एक समूह माना जाता है। ठीक है, जो ग्लोबल चुनौतियों या ग्लोबल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए बात करता है, सुझाव लाने की कोशिश करता है, कि स्टेबिलिटी की बात करता है। तो जैसा कि भारत सरकार का मानना है कि संशोधित बहुपक्षवाद की भारत की जो विचारधारा है या मुहिम है, उसको ज्यादा विश्वसनीयता मिलेगी। क्यों ज्यादा विश्वसनीयता मिलेगी? क्योंकि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो स्टैंड रहता है वो कभी भी निजी हितों या निजी उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर नहीं रहा है। ठीक, आइए हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो है G20 को हमें किस संदर्भ में पढ़ना है अपने यूपीएससी के लिए। तो अगर हम यूपीएससी के लिए बात करते हैं या यूपीपीसीएस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 2 में यूनिट 20 है, लास्ट यूनिट है, जिसमें कहा गया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसी, अभिकरण एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, और उनकी संरचना और अध्यादेश। ठीक, कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी संरचना क्या है, उनके मैंडेट क्या है, ठीक, और उनका स्ट्रक्चर है जो कैसे काम करता है, और वो जो अभिकरण है वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक राजनीतिक संबंधों को, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हर एंगल को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो जैसे कहा जाता है कि जो G20 का भारत का लोगो है उसमें कमल का फूल है। ठीक, अब ये कमल का फूल, इसमें 7 कलियां हैं बेसिकली, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि ये जो बात बोली जा रही कि जो 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 7 गणराज्यों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये क्या है? तो ये एक सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक सहभागिता की बात है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात है। ठीक, प्रतीकात्मक तौर पर दुनिया को अपने साथ जोड़ने की बात है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं, ये इनके जो मैसेजिंग होती है जियोपॉलिटिकल रिलेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, यह सम्मेलन मौजूदा वक्त में
उम्मीद की नुमाइंदगी करता है। यानी कि जिस तरीके से जो दुनिया है वो फ्रैक्चर्ड है, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित है, एनर्जी क्राइसिस है, ऐसे में इस तरीके का G20 सम्मेलन होना एक तरीके की जो उम्मीद की नुमाइंदगी करता है। भले ही हालात कितने ही प्रतिकूल क्यों न हो, कमल फिर भी खिलता है। अब सोचो ये जो फ्रेज हैं, ये जो कमेंट हैं, इनको आप अगर लिखोगे तो कितने शानदार मार्क्स मिलेंगे। भले ही हालात कितने प्रतिकूल क्यों ना हो, कमल फिर भी खिलता है। ठीक, तो ये जो चीजें हैं यानी कि एक पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, दुनिया को एक दिशा देने की बात करते हैं, दुनिया को एक ऑर्डर प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि भारत है और विश्व है, भारत और विश्व दोनों स्तर पर जिस तरीके की आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, जिस तरीके की आर्थिक चुनौतियां हैं, विश्व के स्तर पर और भारत के स्तर पर जिस प्रकार के संघर्ष हैं, आर्थिक अनिश्चितताओं का माहौल है, ऐसे में जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव होना, भारत का प्रतिनिधित्व होना या भारत का अगुवा होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत एक अगुवा शक्ति की भूमिका निभाने को बेकरार है, एक ऐसी ताकत जो नियम व कायदे तय करता है और परिणामों को आकार देता है। ठीक, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो परिणामों को तय करता है, आकार देता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वजह से कि देश की जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करने के लिहाज से भारत की G20 की जो अध्यक्षता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके के ग्लोबल कंसर्न है, ग्लोबल चुनौतियां हैं, भारत आज उस पोजीशन में आ चुका है, उस कंडीशन में भारत है जहां भारत जो दो देशों के बीच में चाहे युद्ध की स्थिति हो या दो देशों के बीच में किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, उनके बीच में नेगोशिएशन के संदर्भ में भारत के बारे में दुनिया सोचती है कि भारत एक ऐसा देश है जो एक मध्य मार्गी विचारधारा पर चलता है। तो ऐसे में भारत का जो नेगोशिएशन किसी भी पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रखता है। G20 जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें 32 अलग अलग सेक्टर हैं, ये याद रखिएगा। 32 अलग अलग सेक्टर हैं जिससे रिलेटेड 300 बैठकें होनी है। यानी कि 32 सेक्टर्स में, अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में, जैसे आप देखते हो कि भारत के अलग अलग राज्यों में G20 को लेकर बैठक हो रही, ट्राइबल्स को उसमें जोड़ा जा रहा है। तो 300 सेक्टर्स हैं, 32 सेक्टर्स हैं जिसको लेकर 300 बैठकें होनी है। दुनिया में वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, जैसे कोविड 19, ठीक, रूस यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका और चीन का टकराव, जो रिसेशन, ग्लोबल मंदी, बहुपक्षीय व्यवस्था का कमजोर होना, ये सारी समस्याएं विश्व के लिए अब एक घातक स्थिति में बन चुकी हैं। तो जब आप अपना आंसर लिख रहे होगे, दुनिया के जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है, जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, उनको आप इस तरह रेज कर सकते हो कि जो कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, रूस यूक्रेन वार है, अमेरिका चाइना के बीच में जो टकराव है, ट्रेड वार है, संरक्षणवाद की चीज है, ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जो कॉमन एजेंडा है उसके अगेंस्ट हैं। ये पूरी दुनिया को मतलब कह सकते हो कि जो है अलग अलग करती हैं, पृथक करती हैं, जिससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक, दुनिया को बदलते शक्ति संतुलन, ठीक, जिस तरह से दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है, चाइना एक लीडिंग पोजीशन में आता जा रहा है और जो पावर है वो एशिया की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। ऐसे में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रौद्योगिकी मोर्चे पर उत्पन्न चुनौतियां, प्रौद्योगिकी और मोर्चे पर जो उत्पन्न चुनौतियां हैं वो क्या हैं? जैसे सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक, डिजिटल सुरक्षा, आपकी आइडेंटिटी, पर्सनल लिबर्टी, ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो टेक से रिलेटेड है। ठीक, संस्थागत अस्थिरता है। संस्थागत अस्थिरता का मतलब क्या है कि देशों में जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं अस्थिर हो जा रही हैं। ठीक, जो ये प्रॉब्लम किसके साथ भी हो रही है? ये प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के साथ भी खड़ी हो रही है। आप देख रहे हैं श्रीलंका में जिस तरीके से ये प्रॉब्लम आई, ठीक, अफगानिस्तान में जिस तरीके से प्रॉब्लम आई, तालिबान का कब्जा हो गया, ऐसे दुनिया के कई छोटे और बड़े देशों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो बुनियादी बदलाव हैं, जो बेसिक चेंजेस हैं, वो जो है पूरी दुनिया को तो इंपैक्ट कर ही रहे हैं, प्लस भारत को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं? जैसे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो अगर हम सिक्योरिटी के बेसिस पर बात करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता, सिक्योरिटी के मोर्चे पर हम बात करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि जो भारत है वो प्रभावित नहीं होगा? भाई, भारत की जो सीमाई सुरक्षा है,
ठीक, वो सीमाई सुरक्षा भारत की प्रभावित नहीं होगी। ठीक, कोस्टल एरिया पर जो उसको लेकर जो चैलेंजेस हैं वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से प्लस जो चाइना की OBOR की पॉलिसी है, ठीक, हमन टोटा में यहाँ पर श्रीलंका में चाइना आ चुका है, ये तो इस तरीके से जो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, इन सब चीजों से इंडिया इम्पैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक, तो ना केवल डिजिटल चैलेंजेस हैं बल्कि कोस्टल एरिया के चैलेंजेस हैं, स्पेस में चैलेंजेस हैं, हर तरीके के चैलेंजेस हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भी ये काफी विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अब इन सब चीजों का जो प्रभाव है, जो ग्लोबल चैलेंजेस है, इनका इंपैक्ट है, वो दुनिया पर किस तरीके से परिलक्षित होगा, किस तरीके से दुनिया पर इनका प्रभाव पड़ेगा। जैसे महंगाई बढ़ रही है, जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप देख रहे हो कि चीजें कहां से कहां जा रही हैं। महंगाई बढ़ने का एकमात्र कारण डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति में संबंध बेहतर ना हो पाना, मांग और जो पूर्ति है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में कोरिलेशन न होना। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ग्लोबल सप्लाई चेन। वो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो जो है वो खराब हो रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हुई है। क्यों हुई है? एक तो कोविड-19 की वजह से, फिर आपने देखा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो माइनिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आई, फिर आपने देखा कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर हुआ जिसमें एनर्जी क्राइसिस हुई। ठीक, रीजन जो एक देश है जैसे गेहूं और यूक्रेन दुनिया में काफी भेजता है, काफी एक्सपोर्ट करता है, उसमें चैलेंजेस क्रिएट हुए। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उससे रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम है? फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। फूड सिक्योरिटी सिर्फ यूक्रेन और जो है रूस के युद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्योंकि मौसम या जलवायु में परिवर्तन होने से जो खाद्य सुरक्षा के संकट उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो अनाज का उत्पादन है उसमें कमी आ जाती है। ठीक, तो दुनिया में जो हंगर की प्रॉब्लम है वो इससे देखने को मिलती है। उससे क्या संकट आता है? उससे रिलेटेड संकट आता है कि माइग्रेशन बढ़ता है, बेकारी बढ़ती है, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऊर्जा संकट, ये सब बिंदु इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस में आपने देखा कि जो रूस है, रूस से यूरोप जो है वो गैस लेता था। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि नाटो का दबाव और जिस तरीके से पश्चिमी देशों का एक गुट है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है ताकि रशिया को हम कंट्रोल कर सके इकोनॉमिकली। तो वहां पर तमाम चेक एंड बैलेंसेस लगते हैं। ठीक, फिर इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक जो रिसेशन है, आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको निगेटिव में ला दिया था। -7.7 जो है इंडिया की इकोनॉमी थी 2019-20 में कोविड के दौरान। और अब जिस तरीके से इंडिया में कह सकते हो कि ज्यादा कंज्यूमिंग कैपेसिटी वाले हम देश हैं और हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो ऐसे में इंडिया और चाइना, और हम काफी प्रयास भी कर रहे हैं, यही दो देश इनको IMF बोलता है कि जिनकी जो GDP ग्रोथ है वो बेहतर रहेगी, दुनिया में सबसे बेहतर रहेगी, है ना। फिर ग्लोबल जो आपूर्ति श्रृंखला है, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो इफेक्ट हुई है। ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट होने का मतलब है कि दुनिया के देशों में आयात और निर्यात को लेकर बेहतर संबंध ना होना, दुनिया के देशों में किसी भी तरीके के जियोपॉलिटिकल जो संबंध है उनमें खटास उत्पन्न होना, जो दो देशों के बीच में युद्ध होना, या किसी तरीके की नेचुरल कैलेमिटी होना, या कह सकते हो कि कोविड वाली समस्या, ये सारी चीजें ग्लोबल सप्लाई चेन को इफेक्ट करती हैं। कहा गया कि वर्तमान विश्व में वैश्विक शक्तियां, जो आज का विश्व है उसमें वैश्विक शक्तियां अपनी अभिभावक भूमिका से पीछे हट रही हैं। ठीक, जैसे माना गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद अमेरिका दुनिया में अगुआ या एक तरीके से पेरेंटल नेशन के तौर पर उभर कर आया था। तो दुनिया को जो है पीस स्टेबिलिटी के फॉर्मेट में ले जाने का काम कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्ट की शक्तियों ने किया था। आज का जो दुनिया है उसमें जिस तरीके से चीन उभर रहा है, और चीन बहुत आक्रांता की भूमिका लेकर उभर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली सिकुड़ रहा है, ऐसे में दुनिया में एक जो है शक्ति संघर्ष को लेकर, यानी कि अपने हेजेमनी को लेकर जो है एक तरीके का संकट है, एक तरीके की रस्साकसी है, उसको लेकर कोई भी पेरेंट की भूमिका में नहीं आना चाहता। तो जो दुनिया को जो आवश्यकता है, गरीब मुल्कों को जो आवश्यकता है, उनकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, जो काफी बड़ा थ्रेट है, काफी बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इस और एक बात और बोली जा रही, जो ग्लोबल नॉर्थ है और जो ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल नॉर्थ उन देशों का समूह है
इसके लिए हमारा एक पहले का वीडियो भी आप देखिए। जो विकसित मुल्क या विकसित देशों का समूह है, डेवलप्ड कंट्रीज का समूह है, उनके अपने चैलेंजेस अलग हैं, और जो ग्लोबल साउथ है, जो बेसिकली विकासशील देशों का समूह है, अल्प विकसित देशों का समूह है, इनके अपने चैलेंजेस अलग हैं। और दुनिया को अगर एक साथ आना है तो इस तरीके के जो अलग अलग गुटबाजी है, अलग अलग ग्रुपिंग है, इंस्टीट्यूशनल ग्रुपिंग है, उसमें अपना अपना जो प्रावधान या अपनी हेजमनी है, उससे आगे बढ़ते हुए हमें ग्लोबल जो है कंटेक्स्ट में आके सोचना पड़ेगा। तब हम इस तरीके के वैश्विक मुद्दों को किसी भी बड़े मंच से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें G20 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक, G20 वैश्विक प्रशासन यानी कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी चुनौतियों को एकीकृत करने के लिए एक विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करता है। जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, यानी कि चाहे ग्लोबल ट्रेड का मामला हो, ठीक, चाहे ग्लोबल सप्लाई चेन का मामला हो, या विकासशील देशों का विकसित देशों में व्यापार से संबंधित मामला हो, विकसित देशों का विकासशील देशों में व्यापार से संबंधित मामला हो, डंपिंग का मामला हो, यानी कि जैसे WTO हर ये डंपिंग वगैरह पर रोक लगाता है, तमाम प्रकार की ड्यूटीज या टैक्सेस हैं उनको इंपोज करता है, उनमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, उसमें एक बार्गेनिंग की कैपेसिटी रहनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो कहीं ना कहीं जो दुनिया है उसमें देशों के लिए, बेसिकली जो ऐसे देश जिनकी स्थिति बेहतर नहीं है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश या दक्षिण एशिया के देश, उनके लिए भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, उनकी डेमोक्रेसी भी बेहतर बनी रहेगी, सुचारू रूप से चलती रहेगी। अदरवाइज किसी भी तरीके का जो ग्लोबल शिफ्ट है वो दुनिया के अल्प विकसित देशों और विकासशील देशों के लिए एक जो है गलत निर्णय लेकर जो है आएगा, और उनके लिए जो परिणाम है वो घातक होंगे, जिससे न केवल उनकी डेमोक्रेसी के सामने संकट खड़ा होगा, बल्कि उनके जो लोगों के कंसर्न हैं वो और तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज की स्थिति में जहां दुनिया है वहां पर दुनिया के देश, डेमोक्रेसीज के, दुनिया के लीडरशिप के बीच में, और जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं वो कहीं कम नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो ये मीटिंग हो रही है वो विश्व मुद्दों को सुलझाने का, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है, सहायक हो सकती है। ठीक, वैश्विक आर्थिक उथल पथल के कारण गरीब देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ठीक, अब पोर जो नेशन है, गरीब देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का इफेक्ट होने का कारण क्या है? क्योंकि वो इस तरीके की ना तो बड़ी टेक्नोलॉजी रखते हैं, ना तो उनका R&D में बहुत अच्छा रोल है, ना तो वो जो है अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है भूमिका निभाते हैं। अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो उसमें चाइना दुनिया में अपनी लीडिंग पोजीशन में है। सर्विस इकोनॉमी में बात करी जाए तो वेस्ट की कंट्रीज लीडिंग पोजीशन में है। ठीक, तो ऐसे में जो ऐसे मुल्क हैं जो विकासशील मुल्क हैं या एक अल्प विकसित स्थिति में आने वाले देश हैं, इन देशों का विकास कैसे सुनिश्चित होगा? भाई क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो द्वीपीय राष्ट्र हैं उनके अस्तित्व का संकट आता है। उनके अस्तित्व का संकट का मतलब हुआ कि वो माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करेंगे तो प्रॉब्लम दूसरे प्रकार की क्रिएट होंगी। जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, दुनिया में कहीं भी गरीबी, सब जगह समृद्धि के लिए खतरा है। ठीक, तो इस तरीके के संकट उत्पन्न होंगे। ठीक, ऐसे प्रश्न जो बनते हैं कि यह नीतिगत जो है गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने राष्ट्र की समृद्धि को मंथर कर दिया, तो यहां बदल देगा और कह देगा अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि को मंथर कर दिया, यानी कि वीक कर दिया, कमजोर कर दिया। या इंटरनेशनल मोरालिटी की बात होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नैतिकता की बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मूल्यों की बात होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि GS पेपर 4 यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि G20 में लगभग 27-28 यूरोपियन कंट्री हैं और प्लस 19 देश ये हैं। तो ये काफी बड़ी भागीदारी इंश्योर करता है, और ये जो बड़ी भागीदारी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। जैसे एक ऐसे पूछा गया, यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था कि जो है अधिकार के साथ दायित्व तो बढ़ जाता है, अधिकार के साथ दायित्व तो बढ़ जाता है। फिर यूपीएससी ने लास्ट ईयर में ऐसे पूछा कि छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। तो यानी कि चैलेंजेस हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। यूपीएससी ने क्वेश्चन आत्मसंधान की प्रक्रिया को लेकर पूछा। यूपीएससी ने क्वेश्चन ये भी पूछा ऐसे में कि जहाज पानी में होने की वजह से नहीं डूबता, बल्कि जब जहाज के अंदर पानी समा जाता है तो उससे डूबता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर जो चैलेंजेस हैं उनको हमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो जहाज के आसपास पानी, उसे जहाज नहीं डूब रहा है, लेकिन जहाज में ही पानी धीरे धीरे आने लगेगा।
और फिर जो दुनिया की डिप्लोमेसी है, दुनिया की जो ग्लोबल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जैसे कि आज ही आज ही जो बिडेन साहब ने कहा कि हम यूक्रेन, चूंकि वो विजिट किया है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए हम यूक्रेन की हेल्प करेंगे, और एक मैसेजिंग देने की बात करी। तो वो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी अगर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन से भी बात नहीं बनेगी। ठीक, तो जो ये G20 का सम्मेलन है, इसमें भारत कुछ इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे वीमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा। जैसे मैंने कहा कि जो 32 सेक्टर हैं उससे रिलेटेड 300 मीटिंग होनी है, तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा। अब ये वीमेन एम्पावरमेंट है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल जो है कंसर्न है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम साइंस टेम्परामेंट की बात करें तो उसमें मात्र 14% महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, ओनली साइंस में 14%। और जो फॉर्मल जॉब है उसमें अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, हायर एजुकेशन में 24% पार्टिसिपेशन है। ठीक, और इनफॉर्मल जॉब में अधिकतर महिलाएं लगी हैं, 65% महिलाएं लगभग एग्रीकल्चर में लगी। तो जो सिचुएशन बेहतर नहीं है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं को सम्मान नहीं है, उनकी खराब दशाएं हैं, उन सब के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। अब देखिए आज का दौर कैसा है, चौथी औद्योगिक क्रांति का दौर है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का दौर है। इनफैक्ट उससे आगे बढ़कर मेटावर्स की बात होने लग गई है ना, मल्टीवर्स की बात होने लग गई है। ऐसे में ऐसे मुल्क, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, जिनकी R&D कमजोर है, जिनकी तकनीकी कमजोर है, वो दुनिया के साथ कैसे अपने आप को बराबर रखकर चल पाएंगे। हिंदुस्तान की हम बात करें तो हिंदुस्तान में 0.67% हम GDP का R&D पर खर्च करते हैं। ठीक, जबकि ब्राजील, साउथ कोरिया, ये सब जो मुल्क हैं, अमेरिका वगैरह, सब 2% से ज्यादा खर्च करते हैं। इनफैक्ट 2% से काफी ज्यादा है। तो ऐसे में जो डिजिटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपको क्या नहीं लगता डिजिटल डिवाइड नहीं होगा? डिजिटल डिवाइड जो है आप क्रिएट नहीं होगा, बिल्कुल क्रिएट होगा। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम है, वो जो है उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और उसमें ये कॉमन एक गोल, कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी इसके साथ इंट्रोड्यूस करना होगा। फिर तीसरी चीज है हेल्थ। तो हेल्थ को लेकर अगर हम बात करते हैं तो जैसे भारत ने अपने बजट में कहा कि 220 करोड़ लोगों के लिए, या 220 करोड़ से ज्यादा टीके लोगों को लगा दिए गए हैं, सरकार ने लगा दिया है। ठीक, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां टीकाकरण ठीक से नहीं हो पाया है। तो ऐसे भारत ने तो कई देशों को निर्यात भी करा ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो इस तरीके की जो चैलेंजेस हैं, इस तरीके की जो गोल हैं, टारगेट्स हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा साझा तौर पर। ठीक, कॉमन एजेंडा रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ही हेल्थ को लेकर जो इश्यूज हैं, लगभग 50% वीमेंस एनेमिक हैं, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक, बौनेपन की समस्या है, कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर हमने काफी अच्छा काम करा है, मदर जो MMR पर काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अभी भी हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके टारगेट के अभी भी आसपास नहीं है। तो अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर काम होगा तो स्थिति बेहतर होगी। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में आज भी लगभग 50% लोगों को काम देता है। ऐसे में एग्रीकल्चर में 65% लगभग महिलाएं कार्यरत हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी कम है। ठीक, तो क्या एग्रीकल्चर, हमने जब उसके कोविड में उसके इंपॉर्टेंट रोल को देखा कि एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव चल रहा था, बाकी इंफ्रा और सर्विस इकोनॉमी पूरे तरीके से निगेटिव चल रही थी। तो एग्रीकल्चर में हम R&D का यूज करके, एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक, चौथी औद्योगिक क्रांति के टूल एंड टेक्निक्स का यूज करके क्या एग्रीकल्चर को हम जो है लाभकारी पेशा बना सकते हैं क्या? तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। फिर कल्चर को लेकर, तो कल्चर को लेकर आज दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, मल्टी कल्चरलिज्म है, बहु सांस्कृतिकवाद है। ठीक, और इस बहु सांस्कृतिकवाद में जिस तरीके से किसी एक या दो प्रकार की जो संस्कृतियों का दबदबा है, जैसे पूंजीवाद की संस्कृति, मैकडोनलाइजेशन, ठीक, ये सारी जो चीजें हैं, वॉलमार्टाइजेशन, ऐसी बातें हो चुकी हैं। यानी कि दुनिया में जो रेफरेंस ग्रुप है, संदर्भ समूह है, वो कुछ विकसित देश हैं, उनके ब्रांड्स हैं। तो जो खान पान की संस्कृति से लेकर आइडियोलॉजी तक कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है वो वेस्टर्न कंट्रीज का है, ये भी नहीं होना चाहिए।
भारत एक मध्यम मार्ग की बात करता है, बुद्धा के आदर्शों की बात करता है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो एजेंडा है वही दुनिया को, भारत का जो अपना विचार है वही दुनिया को मार्ग प्रशस्त कर सकता है ना। फिर है पर्यटन। पर्यटन के मामले में वेस्ट की कंट्रीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो पश्चिमी मुल्क हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डिजिटल इकोनॉमी दुनिया में सबसे परफेक्ट है, सबसे स्ट्रांग है। लेकिन सवाल है कि भारत जैसे देश या श्रीलंका जैसे देश या अन्य देश जहां पर जिनकी इकोनॉमी का सोर्स ही टूरिज्म है, कोविड ने उनको काफी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी उस लेवल पर नहीं आ पाई है। तो क्या दुनिया के स्तर पर, चाहे तो वीजा के स्तर पर या अन्य टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्या हम उन देशों में आवागमन और बेहतर कर सकते हैं? और उसके लिए दो देशों के बीच में जो है बायलेटरल, मल्टीलेटरल, ट्राइलेटरल रिलेशन बेहतर होने की जरूरत है। हम किस देश में जाएंगे जहां पर हमारे देश के साथ उसके संबंध बेहतर होंगे, तो इस कंटेक्स्ट में भी काम करने की आवश्यकता है। भारत लगभग टॉप 10 देशों में टूरिज्म में रहता है और बेहतर कोशिश करके हम अच्छा खासा इसमें जो है बिजनेस बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा, एनर्जी सिक्योरिटी। 7 एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी की चैलेंज है वो किसी से छुपे नहीं है। ठीक, कई देशों में तो ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन हो गई है। कई देशों में इन्फ्लेशन बढ़ने का एकमात्र कारण यही है कि उनके यहाँ पर सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। भारत में खुद पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कुछ बढ़ गए थे। ठीक, फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर बात होती है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब ये फ्यूचर का जो फ्यूल है, फ्यूचर का जो ईंधन है, इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से जर्मनी में काफी पहले बस वगैरह चलाई गई, चाइना ट्रेन वगैरह चलाने की कोशिश कर रहा है, इस संदर्भ में दुनिया को, जो दुनिया चाह रही कि हम जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले मुल्क बने, ऐसे में इन टेक्नोलॉजी को हमें दुनिया के साथ साझा करना पड़ेगा, तभी नई व्यवस्था बनेगी जहां पर हम क्लाइमेट चेंज से कॉमन तरीके से निपट सकेंगे। ठीक, फिर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की जो चैलेंज है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 107 रैंक है, यानी कि इंडिया की पोजीशन, चाहे तो हम ब्रिक्स देशों में बात करें या साउथ एशिया के देशों में बात करें, ही निगेटिव है, सबसे कम है। लेकिन उसके बावजूद हमारी कोशिश है कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई चेन इस तरीके से होना चाहिए कि बेसिकली जो सहारा यानी कि दक्षिण अफ्रीका के जो देश हैं, सहारा रीजन के देश हैं, उनको काफी हेल्प की जाए। ठीक, जो शालीय क्षेत्र हैं जो दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, उनमें हेल्प की जाए ताकि जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम से डील किया जा सके। ठीक, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में हिंदुस्तान को दुनिया में एक अजूबे की तरह देखा जाता है, एक मतलब बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है, क्योंकि हमारा जो एनडीआरएफ है वो मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ मैक्सिमम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम डिलीवरी प्रोवाइड करता है। ऐसे में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसका जो रेजिलियंस है और इसके साथ जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। जो हमारी टेक्निक है उसको हम साझा हमें करना चाहिए, और दुनिया के अन्य जो देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है जो डील करने में मदद करेगी, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी, रेस्क्यू करने में मदद करेगी, अगर टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निक को शेयर कर दिया जाए, साझा कर दिया जाए, तो काफी हेल्प मिलेगी। ठीक, इंडिया ने, आपको सभी को पता है कि अभी जिस तरीके से भूकंप आया वहां पर भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया। सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का स्थान ठीक ठाक रहा है। ठीक, और भारत अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो वहां तो सबसे पहले पहुंचता है ना। तो एक तरीके की हमारी सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां मायने रखती है। फिर है फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम का मतलब यह है, चाहे तो दुनिया के जो संस्थान हैं, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे जो बड़े संस्थान हैं, एडीबी है, एआईआईबी है, ऐसे जितने भी बड़े संस्थान हैं, बड़े प्राधिकरण हैं, उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उनको अपना कोई एजेंडा लेकर दुनिया के साथ डील नहीं करना चाहिए, वरना जो पश्चिम बनाम पूर्व, ग्लोबल साउथ बनाम ग्लोबल नॉर्थ के जो चैलेंजेस हैं वो बने रहेंगे, उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये कंसर्न भी जो बने हुए हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस
सबसे बड़ी क्राइसिस है। सबसे बड़ी क्राइसिस इसलिए कि विदाउट इकोनॉमी कुछ भी संभव नहीं है। तो जिस तरीके से हमने कोविड में देखा कि जो टेक कंपनियां हैं उनको काफी लाभ हुआ, और उसके टेक के बाद की जो स्थिति हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं अमेजॉन को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। अब 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो दुनिया के कई देशों की मिलाकर भी नहीं होती है। ऐसे में जिस तरीके से एक तरीके का फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन है, ऐसे में हमें इन ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ डील करना पड़ेगा। साझा तौर पर जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उनको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, ताकि हम एक जो है दुनिया के जो मार्केट के साथ अपने आप को जोड़ सकें, एक दूसरे के देशों में पहुंचकर अपने जो बिजनेस को बना सकें, उस देश की अर्थव्यवस्था में हेल्प कर सकें। ठीक है। फिर है मल्टी सेक्टोरल रिफॉर्म, बहुपक्षीय सुधार। अब ये बहुपक्षीय सुधार की जो बात है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मेंबरशिप की बात होती है, या भारत ही नहीं, जैसे ब्राजील है और जो कई देश हैं, वो जो अपना दावा करते हैं, और अगर चाहे आतंकवाद से जुड़ा मामला हो, हिंदुस्तान किसी भी आतंकवादी की बात करता है, पाकिस्तान के समर्थन में चाइना उस पर तुरंत वीटो पावर लगा देता है दुनिया। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जैसे WTO, IMF में जिस तरीके से अमेरिका का अपना एक हेजेमनी है, दबदबा है, उसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुधार की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन में तो इटसेल्फ सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि दुनिया में जिस तरीके के नई चुनौतियां हैं, नई संभावनाएं हैं, नई जिम्मेदारियां हैं, उसमें नए प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होना या रिप्रेजेंटेशन का फिक्स होना बहुत जरूरी हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। जो G20 संस्था या आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से आगे बढ़कर जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक, ठीक, जियो इकोनॉमिक यानी कि भू आर्थिक मुद्दों के बीच में वैश्विक आपूर्ति और प्रशासनिक विमर्श करने की भी कोशिश कर रही है। यानी कि जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक जो रिलेशन है उनके साथ भी डील करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम उसके साथ डील नहीं करेंगे तो बेहतर जो रिलेशन है वो नहीं बनेंगे। जो वैश्विक बिरादरी है वो इस तरीके से, इस तरह से फ्रैक्चर्ड है, वो फ्रैक्चर्ड बनी रहेगी। और कहा गया कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल कंसर्न है, उनको हमें रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। अगर हम उनको रीडिफाइन नहीं करेंगे तो चैलेंजेस एज इट इज बने रहेंगे। ठीक। और वो क्या है? जो सोशल इश्यूज हैं, जो सोशल कंसर्न है, जो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू पर हुए कंसर्न है, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कंसर्न है, जो टेररिज्म को लेकर कंसर्न है, और जो महामारी को लेकर कंसर्न है, और हर साल जैसे चाइना अभी भी कोविड से डील कर रहा है। ठीक। तो ये जो सारे सोशियो ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म से जुड़ी बात है। अगर हम टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म में एक होता है गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात होती रहती है। यानी जिसके जैसे हित होते हैं वैसे उसको नोमेनक्लेचर कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टेररिज्म से पूरी दुनिया डील कर रही है। कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हिडन इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी देश को अस्थिर करने में और या किसी रीजन में कुव्यवस्था फैलाने में ये उनके लिए एक प्रेरक का काम या मोटिवेटर का काम करते हैं। अभिकरण की तरह से उनको यूज किया जाता है। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज से आप सभी समझते हैं कि दुनिया किस तरह से डील कर रही है। हंगर की प्रॉब्लम, माइग्रेशन की प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, तमाम विभिन्न प्रकार की जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, वो सारी जो है क्लाइमेट चेंज से निकलकर सामने आई हैं, है ना। तो ये मानवता के लिए क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में खतरा बना हुआ है। अब आगे कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं मल्टीकल्चरल डेमोक्रेटिक हेरिटेज की, बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक विरासत जो हम दुनिया ने बनाई है इतने सालों के मेहनत के बाद, कि डेमोक्रेसी को, उस व्यवस्था को बनाना, उस व्यवस्था को चलाना, रेगुलेट करना, मेंटेन रखना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कुछ गुटों के, कुछ देशों के अपने रीजनल ग्लोबल इंटरेस्ट होते हैं, जिससे वो दुनिया की जो व्यवस्था है उसको डील करने की कोशिश करते हैं, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना अपने लोगों के प्रति, एक ऐसा जो है कह सकते हैं विस्तारित कार्यक्रम बनाना जिसमें उस देश की जनता का विश्वास हो कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे हितों के लिए हमारे लिए राज्य काम कर रहा है, तब जाकर उसके साथ जुड़ते हैं। लेकिन श्रीलंका में हमने क्या देखा कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी की बुरी हालत हुई,
ठीक, हमने देखा पाकिस्तान में, हम म्यांमार में देख रहे हैं, दुनिया के अन्य देशों में देख रहे हैं, जिस तरीके से एक रेडिकल पॉलिटिक्स हो रही है, वो कहीं ना कहीं दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे प्रबुद्ध समाज में डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है जो कहता है कि क्लाइमेट चेंज ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक, जायर बोल्सोनारो ब्राजील में बोलते हैं कि जो है हम जिनको दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है अमेजोन के वनों को हम काट कर वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी तो नहीं होंगी कम से कम, है ना। तो मल्टी कल्चरल जो डेमोक्रेटिक हेरिटेज की बात करते हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, जैसे इंडिया के टारगेट इसमें क्या क्या है, इंडिया के टारगेट क्या क्या है, जैसे पोलराइजेशन। ठीक, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब है जो ध्रुवीकरण है उस ध्रुवीकरण को समाप्त करना। किसी भी एक वर्ग का, एक कॉन्टिनेंट का दुनिया पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी डायमेंशनल और मल्टीलेटरलिज्म की बात होनी चाहिए। ठीक, दूसरा बेहतर सद्भाव वाली व्यवस्था बनाना, ऐसा कॉमन शेयर जो है एजेंडा बनाना दुनिया के लिए जो दुनिया में बेहतरी लेकर आए, दुनिया में जो स्टेबिलिटी को लेकर आए, चेंज को लेकर आए। ठीक, भारत की जो फीलिंग है वासुधैव कुटुंबकम की, उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे एक धरती एक परिवार एक भविष्य, एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ये जो चीज है, ये जो मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग दुनिया के लिए एक तरीके से आई ओपनर है, एक उनको मार्ग प्रशस्त करने का काम उनके लिए कर सकती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है न्यूनतम संसाधनों वाले देशों को जो संघर्षों से जूझ रहे हैं उनकी मदद करना। भाई आज के देश में जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म या छोटे छोटे उद्योगों पर जुटी है, कृषि पर निर्भर है या अन्य संसाधनों पर निर्भर है, जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानते, नई तकनीक से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, या उसको वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं रख सकते, उन सभी को कहा जा रहा है कि उन सभी के संघर्षों को डील करना, उनकी मदद करने की आवश्यकता है। ठीक, तो ये सब चीजें हमने इसमें समझी। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो ये वीडियो है, इस वीडियो का उद्देश्य दो वर्गों के लिए है। जो लोग सिविल सर्विसेज तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, वो भी दुनिया की चुनौतियां और दुनिया के जो कंसर्न हैं, दुनिया की में जिस तरीके का फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड तैयार हुआ है, कुछ दुनिया के लीडरशिप की गलतियों की वजह से या अपनी हेजेमनी स्टेब्लिश करने की वजह से, और तो ऐसे में ये जो G20 है, G20 सम्मेलन है जिसको इंडिया लीड कर रहा है, ये एक बेहतर मल्टी कल्चरल दूरदर्शी दृष्टिकोण लेकर दुनिया की मदद करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। और भारत को भी अपने मुद्दों को उठाने का एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि भारत भी आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उनके साथ जूझ रहा है। हिंदुस्तान भी दुनिया की लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन वाला देश लगभग बन जाएगा 2023 तक। तो ऐसे में हमारी जो चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है, हमें अपनी चुनौतियों को भी दुनिया को बताने और समझाने का मौका मिलेगा, और एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है कि एक बेहतर कॉमन जो है एजेंडा बनेगा जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। और भारत के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को भी दुनिया को समझाने में, दुनिया को मार्ग प्रशस्त करने में उनसे मदद मिल सकती है। और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही कह सकते हो कि अलग अलग शेड्स वाला टॉपिक है, जहां पर वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डेवलपिंग एंड नॉन डेवलपिंग मतलब डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के संदर्भ में उसको यूज कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, और दुनिया की जो गवर्नेंस के मॉडल का जो चल रहा है, दुनिया में जिस तरीके की हेजेमनी है, उस तमाम संदर्भों में इसको सोच सकते हैं। साथ ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो बात होती है मोरालिटी की, नैतिकता की, सदाचार की, करुणा की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी की, उन सब संदर्भों में भी आप इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये वीडियो आपकी काफ़ी उसमें हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। होपफुली हम लोग फिर एक बेहतर टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।